आवाज आ रही है? इज इट ओके नाउ? ओके सर, शुरू कीजिए। अच्छा, well, in last session we have discussed about the weightage of module and how to crack GIV, everything. So in this session we will discuss module A of LRB. वेटेज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इस चैप्टर में वो मॉड्यूल बी का है, उसके बाद फिर मॉड्यूल सी का है, मॉड्यूल डी का है, उसके बाद मॉड्यूल ए का है। तो आपको पढ़ाई भी उसी हिसाब से करनी है, वेटेज के हिसाब से। ऐसे तो सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट आपको समझना होगा कि इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन है, विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब एक चीज़ देखते हैं, लास्ट टाइम जो जून में एग्जाम हुए थे ना, तो मॉड्यूल ए में 5 चैप्टर हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, इंस्पेक्शन, बाइंडिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ये इतने सारे चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं ये। और लास्ट टाइम में जब आप देखोगे जून 2020 में जब एनालाइज करोगे, तो फर्स्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, देयर वर 3 क्वेश्चन इससे आए थे। कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, इससे 4 क्वेश्चन आए थे। और रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, इससे 5 क्वेश्चन आए थे। एंड रिटेन इंस्पेक्शन, बाइंडिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन से टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, इससे भी 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये चीजें, ये इस तरह से आपका एनालिसिस है, जो जून में एग्जाम हुए थे उसके एनालिसिस है। गॉट इट? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ये आपको जानना जरूरी है, राइट। तो ये जो बैंकिंग की हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ये फेज 1 कब है? द अर्ली फेज विच लास्टेड फ्रॉम 1770 टू 1969, इसको हम लोग फेज 1 बोलते हैं। उसके बाद फेज 2 1969 टू 1991 एंड देन 1991 ऑनवर्ड्स, इसको फेज 3 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अर्ली फेज था, इसमें आप पिक्चर पहचान रहे हो सारे के, कौन है? फर्स्ट वन इज नॉट। फर्स्ट वाले कौन है? फर्स्ट वन। How many of you can recognize the first picture? कोई बता सकता है कि फर्स्ट पिक्चर किसका है? क्या त्रिशा, बताइए। ये जो पिक्चर है, ये इनका नाम है जॉन मथाई। जॉन मथाई। ये जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बन रहा था, ये इनकी ही टेन्योर में बना है, 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। और ये इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे इन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर रहे। और एक चीज और भी है, ये एसबीआई के फर्स्ट चेयरमैन भी रहे, जॉन मथाई। तो अब उसके बारे में ही बात करेंगे। ये इंदिरा गांधी है, इनके लिए ये क्यों दूसरा फेज दिया गया है, क्योंकि ये जब व्हेन ही एक्चुअली
started her career as a president, a prime minister of India. तो उस वक्त इनको बोला जाता था कि गूंगी गुड़िया है। बहुत सारे कॉर्पोरेट थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी चीजें थी। इन्होंने एक डिसीजन लिया 1969 में 1969 में एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि 14 बैंक जो प्राइवेट बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया। 14 जो बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद लगा कि भाई इससे बहुत सारे फ्रॉड रुकेंगे, जमींदारी पड़ता है, लैंड रिफॉर्म होने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ, तो लगा कि इसमें और कैसे हम लोग रोक सकते हैं। इतने सारे चीज़ें, वहाँ पे कॉरपोरेट का बहुत बड़ा हाथ था। ज़्यादा जो बैंकिंग सिस्टम है वो रूरल सेगमेंट में नहीं था, तो नेशनलाइज होने के बाद लगा कि रूरल सेगमेंट में बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ेगी, रीचेबिलिटी बढ़ेगी, बट बहुत अच्छा नहीं करने लगा। ऑन 1990 आने तक हमारी इकॉनमी दम तोड़ दी, ज़्यादा दिन तक नहीं चली। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने यहाँ से फिर इन्होंने एक लिबरलाइजेशन वाला, आपने सुना होगा, तो लिबरलाइजेशन में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया ये 1991 में यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को इन्होंने अपने इसमें रिकमेंडेशन पे, वो एक रिकमेंडेशन है, मैं बताऊंगा आगे, इनके रिकमेंडेशन पे इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंस दिया, जिसमें आपके आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ये सारे को लाइसेंस मिला। तब इकॉनमी यहाँ से फिर चेंज हुई। अब यहाँ से अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो सबसे पहला बैंक जो था हिंदुस्तान में वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसको 1770 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया था 1770 में। ये जो बैंक है ये 52 इयर्स तक काम किया। 1832 में ये बैंक बंद हो गया, कोलैप्स कर गया। उसके बाद और भी बैंक खुले, जैसे ऊद कमर्शियल बैंक और जनरल बैंक भी आए उस वक्त, लेकिन जो सबसे अहम बैंक था वो बैंक ऑफ बंगाल था। ये बैंक ऑफ बंगाल ये 1809 ईस्वी में 1819 में बैंक ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश, बट बिफोर दैट 1806 में ये बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता था। 19 में इसका नाम चेंज करके इट वाज रीनेम्ड एज ए बैंक ऑफ बंगाल। इसका पर्पस ये था कि इनको फंडिंग चाहिए था, वायसरॉय को, जनरल वायसरॉय थे, उनको फंडिंग चाहिए था, किसके लिए? टीपू सुल्तान और मराठा के वॉर में जो फंडिंग चाहिए था, तो ये इनको फंडिंग चाहिए होता है। ये कोलकाता में इनका पहला ब्रांच था, मतलब कोलकाता में ही खुला था। उसके बाद फिर ये बैंक ऑफ मुंबई हुआ, उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1843 में ये 3 बैंक बने। इन तीनों बैंक को प्रेसिडेंशियल बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंसी या प्रेसिडेंशियल बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक्स बोलते हैं। ये बैंक 1921 में आकर के मर्ज हो गया, और मर्ज होकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। इसको मर्ज कर दिया, ये तीनों बैंक को, इसको बैंक ऑफ बंगाल को, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मुंबई को और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये 1921 में हुआ। ये एज ए बैंकर आपको याद रखना होगा कि ये हिस्ट्री बैंकिंग की कैसे चली आ रही। फिर 1934 में ये एक प्राइवेट एंटिटी थी, आरबीआई एक्ट आया। ये आरबीआई एक्ट 1934 में आया। उसके बाद ये इस पे आने के लिए कारण ये था कि इसमें उस वक्त CRR, हम लोगों को उस वक्त जितने भी बैंक थे उनको बोला गया था 5% आपको रखना है, 5% आपको मेंटेन करना है। CRR उस वक्त था, SLR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, ये जब आरबीआई एक्ट 1934 में आया।
आरबीआई 1934 में जो सबसे पहले आया उसमें ऑसबॉर्न और सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये पहले गवर्नर थे जो इन्होंने 1 अप्रैल 1935 से ऑफिस में अपना पदभार संभाला 1935 में। इसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गवर्नर आए। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जो जिनका नाम आता है वो 1948 में उनका बेनेगल रामाराव, बेनेगल रामाराव ये फिर गवर्नर बने। 1949 में बीआर एक्ट बना। बीआर एक्ट है, जॉन मैथाई थे और बाकी के जो ये आपके कैबिनेट्स के चाहे वो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी जितने भी थे, इन्होंने क्या किया कि ये रूरल सेगमेंट में इनको रिचेबिलिटी बैंक की नहीं पहुंच पा रही, तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे रिचेबिलिटी मिले और जमीनी प्रथा जो था उस टाइम में उस लैंड रिफॉर्म के थ्रू उसको हटाया जाए, बट वो नाकाफी था। ये सारे चीज करने के बाद भी ये नाकाफी था, इसलिए बैंक ऑफ बीआर एक्ट आना जरूरी था ताकि इसको डायरेक्टली पावर मिल जाए आरबीआई को। किस लिए कि ये जितने बैंक है सुपरविजन कर सके, लाइसेंस दे सके, ये इसलिए बनाया गया कि आरबीआई को पावर दीजिए ताकि ये कर सके। आरबीआई आज़ादी के बाद भी लगता 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। आरबीआई वहाँ पाकिस्तान के लिए भी काम करते थे, या पाकिस्तान के लिए आरबीआई 1934 में वो एक्ट होने के बाद भी 47 से लेकर के 1948 38 जून तक आरबीआई पाकिस्तान में काम करना बंद कर दिया। तब वहां सबसे पहले 1 जुलाई में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना। उसके बाद से ये नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। फिर 1955 में एसबीआई एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको एसबीआई में बदल दिया गया। उसी तरह फिर 1959 में एसबीआई को 8 बैंक के साथ जो सब्सिडरी बैंक थी उसके साथ मर्ज कर दिया गया 1959 में। और 1969 में जब ये नेशनलाइज 14 बैंक को इंदिरा गांधी ने कर दिया, और 1999 में लिबरलाइजेशन पीरियड था, उस वक्त ये प्राइवेट बैंक को ये मिला, लाइसेंस मिला। तो ये हिस्ट्री है, ये आपको जानना होगा। एज ए बैंकर आपको पता होना चाहिए कि ये हिस्ट्री क्या है बैंक की। उसके बाद फिर आप आगे की चीज़ें पढ़ें, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बैंक का इवैल्यूएशन जो हुआ वो कैसे हुआ। गॉट इट? यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है कुछ भी? नो सर। ओके तो अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट चैप्टर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक चैप्टर 1 में है एलआरबी के, उसमें आप अगर जाओगे तो उसमें बिजनेस ऑफ बैंकिंग पढ़ना है आपको। अच्छा, ये आप एक चीज समझो, जब तक आप पढ़ के नहीं आओगे ना तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि सारी चीजों को मैं आपको एक साथ चीजें, क्योंकि कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है, यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज it is beyond your understand or whether you are not able to understand anything. If you tell me, then I can explain it before you. So it is important, if you go through the chapter or sentence, it is important you just share in which topic you are facing problem, so that I can share, I can get it clarified. So अब एक चीज आप देखो, जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग है वो बिजनेस ऑफ बैंकिंग में सबसे पहले जो बताया जाए डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग सेक्शन 5 ऑफ बीआर एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ बीआर एक्ट
डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग क्या बताता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक से पैसा लेते हैं किस लिए? लेंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, जो फर्दर रीपेबल ऑन डिमांड। यही कॉन्सेप्ट है बैंक का डेफिनेशन है। पब्लिक से पैसा लेना किस पर्पस से? लेंडिंग के पर्पस से, कि दूसरे को पैसा देंगे उसी को, या फिर इन्वेस्ट करेंगे पैसा को, और जब पब्लिक पैसा वो मांगेगी तो उसको हम डिमांड देंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एंड लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अनरीपेबल ऑन डिमांड। यही ये कॉन्सेप्ट है। ये सेक्शन 5B बोलता है अपना डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग की। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे जीआईबी में वो आएंगे कि विच सेक्शन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, वेदर इट्स अ सेक्शन 5B, 5C or 10D, like that. And within the definition of banking, now which one is correct? Acceptance of public deposit for the purpose of lending, for the purpose of investment, for the purpose of business, like that there will be a questions, right, from it. तो एक ये हुआ कि अब सेक्शन 5 बोल रहा है हमारा कि लेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट सेक्शन है, ये जो पैसा अगर पब्लिक से लेते हैं ये विड्रॉवल बाय चेक। सेक्शन 49A ऑफ BR एक्ट जो बताता है कि बैंक इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ये बैंक इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी मिल ही नहीं सकती, आपको चेक से पैसा वापस मिल जाए, विड्रॉ कर सकते हैं। ये सिर्फ बैंकिंग में, विद इन द बैंकिंग डेफिनेशन में और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें एक एक्सेप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, वो है सेविंग बैंक स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, जो रूरल सेगमेंट में चलता है। इसको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट के लिए और आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये गवर्नमेंट हमेशा एक्सेप्शन देती है। RBI regulate NBFC under NBFC acceptance of public deposit direction 1913। RBI जो है जैसे NBFC जो भी है उसको भी रेगुलेट करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी NBFC कहीं और भी कितना हो पैसा ले ले ना, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज रन बाय इन द गाइडलाइन ऑफ RBI ओनली। लाइसेंस ऑफ बैंकिंग सेक्शन, लाइसेंस ऑफ बैंकिंग सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट। सेक्शन 22 है वो हम लोगों को लाइसेंस ऑफ बैंकिंग के बारे में बताते हैं कि आप बैंकिंग, अगर आपको बैंकिंग बिजनेस करना है तो पहले ये सेगमेंट आप देख लीजिए। गाइडलाइन ये है कि सेक्शन 22 जो लाइसेंस फॉर बैंकिंग है उसकी मैंडेटरी पार्ट क्या है? फॉर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कमेंसिंग बैंकिंग बिजनेस, क्या? Section 22, bank has to use the word bank, banking and further banker। ये तीन वर्ड है इसमें, बैंक, बैंकिंग एंड बैंकर। ये तीन वर्ड कोई यूज नहीं कर सकता है, आप कहीं पे यूज नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 7 ऑफ BR एक्ट डिफाइन करता है कि ये सिर्फ बैंक के पर्पज से होगा। बैंकर आप नहीं यूज कर सकते हो अदर देन बैंकिंग बिजनेस के लिए। बैंकिंग या फिर बैंक आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर और बैंक का जैसे ब्लड बैंक लिखा हुआ है तो वहाँ पे ब्लड बैंक लिखा रहेगा, सिर्फ बैंक नहीं लिखा रहेगा। SBI है ना, जैसे मान लेते हैं देना बैंक या फिर बंधन बैंक, अगर और कोई बैंक इस तरह से होगा तो उस पर सिर्फ बैंक और बैंकिंग और बैंकर्स वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है इसमें, ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एंड सब्सिडी ऑफ बैंक एंड एसोसिएशन ऑफ बैंक, ये एक्सेप्शन है। बैंक में जैसे गाइडलाइन दिया हुआ है BR एक्ट में कि बैंक को किस किस तरह का बिजनेस करना है। परमिटेड बिजनेस, तो परमिटेड बिजनेस में बोरिंग, रेजिंग, टेकिंग अप मनी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स एंड नेगोशिएटिंग, ये एक लंबी लिस्ट है। आप बुक में देखोगे, इस सारे को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। और या BR एक्ट आप एक बार चेक कर लो, ये लंबी लिस्ट है। तो इसमें ये सारे बिजनेस है जो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि परमिशन मतलब परमिटेड बिजनेस अंडर विच सेक्शन इज डिफाइंड, तो आपका आंसर होगा सेक्शन 60, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। ओके, अब
ये जो एक्ट है इसमें ये परमिशन तो देता है लेकिन प्रोहिबिशन भी है, बहुत सारी चीज़ों से आपको मना भी करता है। क्या? तो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये जो बैंक है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकते हैं, या फिर अंडरटेकिंग कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप बैंकिंग के अलावा कोई और ट्रेडिंग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग और बटरिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी नहीं कर सकते हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। सिक्योरिटी हेल्ड बाय इट लोन फॉर लोन, अगर मान लेते कोई सिक्योरिटी है, लोन डिफॉल्ट कर दिया तो उसको आप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग इन कनेक्शन विद द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के पर्पज से आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बैंक बैंक बाइंग कर सकता है, सेलिंग कर सकता है। अंडरटेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एज ए एग्जीक्यूटर, कोई भी स्टेट का एग्जीक्यूटर बन करके या ट्रस्टी बन करके वो कर सकता है, एक्सेप्शन है इसमें। और फॉर ओन यूज फॉर मोर देन 7 years, ये क्वेश्चन आते हैं, ये मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि फॉर ओन यूज फॉर हाउ मेनी years बैंक कैन यूज द प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये 7 years है। ये 7 years के लिए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सा? अगर खुद के यूज के लिए हम लोग एक्विजिशन, मतलब बैंक जो है बैंक एक्विजिशन एक्वायर करके प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉर ओन यूज फॉर मोर देन 7 years, ऐसा नहीं 2 years के लिए, 7 years। और आरबीआई चाहे तो इसको 5 साल के लिए बढ़ा भी सकता है। ठीक है। बैंक कैटेगरी, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक में आइए, ये किस किस तरह के बैंक होते हैं इंडिया में। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्पेशल स्टैट्यूट, इसमें कौन कौन आ गया? एसबीआई स्पेशल कंस्टिट्यूट, नेशनल नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सारे स्पेशल कंस्टिट्यूट है। और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये सारे इस सेगमेंट में आते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, और फॉरेन कंपनी, जो भी फॉरेन बैंक है ये इस सेगमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक की जो कैटेगरी है वो 3 टाइप की होती है। एक बॉडी कॉर्पोरेट अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, और कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटीज रजिस्टर्ड। ये 3 टाइप के ही बैंक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इनकॉर्पोरेशन इनका ये 3 टाइप के होते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ बैंक में अभी अब पब्लिक सेक्टर बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें जो मेजरली अभी तो बहुत सारे मर्ज कर दिए हैं, इसमें जो स्टेक होता है वो 50% स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी। पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन कौन है? एसबीआई है, आरआरबीज है, बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्पेशल स्टैट्यूट। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट बैंक व्हिच वाज नेशनलाइज्ड इन 1955। SBI as a public sector bank was constituted under the State Bank of India Act 1955. The Indira government nationalized 40 largest commercial bank on 19th July 69। ठीक एक दिन पहले जब फर्स्ट टाइम कोई चांद पर गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आई थिंक 20th जुलाई 1969 में मून पे गया था, उससे एक दिन पहले। 8 subsidiary banks were also constituted under the State Bank Subsidiary Act। 8 बैंक को मर्ज कर दिया था 1959 में, which were further merged in 2017 में, इनको फिर से मर्ज कर दिया गया एसबीआई में। बैंकिंग कंपनीज, वहाँ बैंकिंग डिफाइन था, यहाँ बैंकिंग कंपनीज डिफाइन है। याद है अभी 5B बैंकिंग को डिफाइन किया था, बैंकिंग कंपनीज को डिफाइन करने के लिए 5C है हमारे पास। तो सेक्शन 5C में हम लोग बैंकिंग कंपनीज का डेफिनेशन है वह मिलता है। तो ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर बैंकिंग कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो गवर्न्ड बाई द कंपनीज एक्ट। ये आरबीआई के अलावा कंपनीज एक्ट भी इस पे एप्लीकेबल होता है। फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 379 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये भी एक कंपनी है।
बैंकिंग कंपनी है। कोऑपरेटिव बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी विच बिलोंग टू इस मेंबर। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि ये एक फाइनेंशियल कंपनी तो होती है, बट ये क्या कहते हैं, इसमें अपने ही मेंबर ही इसके कस्टमर होते हैं और ओनर भी होते हैं। ये अपने ही कस्टमर भी होते हैं और ओनर भी होते हैं। और अगर ये एक स्टेट से ज़्यादा अगर कहीं काम करती है कोऑपरेटिव बैंक, तो सेंट्रल एक्ट इस पे एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप देखोगे इफ मोर देन वन स्टेट, तो सेंट्रल एक्ट इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर अमेंडेड थ्रू द बैंकिंग अमेंड। अभी ऑर्डिनेंस, बैंकिंग अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ला करके ये कोऑपरेटिव बैंक के जो स्ट्रक्चर को अमेंड किया गया है, वो हम लोग आगे कोऑपरेटिव बैंक जो टॉपिक आएगी तो उस पर डिस्कस करेंगे कि इसमें आरबीआई का पहले क्या था कि आरबीआई को सिर्फ सुपरविजन करना रहता था, लेकिन अभी क्या है कि आरबीआई वाइंड अप के लिए और मोरेटोरियम के लिए वो ऑर्डर दे सकता है। उसको हम लोग जब टॉपिक आएगा कोऑपरेटिव बैंक तो उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन? बताइए। नो सर। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जिस तरह से बीआर एक्ट बना उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी बनाया गया 1934 में। ये सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज इनिशियली इन कोलकाता, क्योंकि जो हिंदुस्तान की राजधानी थी, द स्टेट कैपिटल, द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज कोलकाता इन ब्रिटिश period. So it was first initially established in Kolkata, but it was moved in Mumbai in 1937. ये आपको याद रखेंगे कि पहले कोलकाता में था, फिर बाद में ये मूव कर गया था 1937 में। आरबीआई एक्ट जो है वो डील्स करता है उसके पावर, कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। The main objective of RBI is to regulate the issue of banknotes, keeping of reserve with view to securing monetary stability in India. RBI का फंक्शन क्या है कि वो रेगुलेट करे कि ऐसा नहीं कि जो नोट है, नोट कौन छाप सकता है, नोट को प्रिंट करने के लिए, इशू करने के लिए सिर्फ आरबीआई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको कितने प्रोपोर्शनल में करना है और उसकी मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया में आनी चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ जाए या फिर ये बहुत सारा डिवैल्यूएशन नहीं हो जाए रुपीस का। तो वो उसके लिए आरबीआई हमेशा हर चीज को करता है। इसका सोल पर्पस यही है कि उसको रेगुलेट करना है, किसको, इशू ऑफ बैंक नोट्स को एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व, कि बैंक डिफॉल्ट करे तो पब्लिक का पैसा सेफ रहे, राइट। To have a modern monetary policy framework to meet the challenge of increasingly complex economy. यहाँ पे क्या है कि हर टाइम आरबीआई अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। कंपैटिबिलिटी आती है इंटरनेशनल ना स्टैंडर्ड पे, कि हर दिन एक नई चैलेंज आती है, हर दिन एक नई चीजें रहती है। तो अब आरबीआई को ये हमेशा कंपैटिबल रहना है कि कोई चैलेंज आए उससे पहले मैं उसको देख लूँ, ताकि कोई इशू नहीं हो, क्योंकि पैसे की बात है, तुरंत में फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंकिंग नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद द व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, एंड द सेकंड वन इज टू हैव मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तीसरा, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of growth। अभी क्या है कि अगर मान लेते किसी कमोडिटी की या किसी चीज की प्राइस बढ़ने लगे तो आरबीआई को उसको भी ध्यान में रखना। वो आगे हम लोग पढ़ाएंगे कैसे, तो वो सेलेक्टिव क्रेडिट प्रोडक्ट में हम लोग फिर बात करेंगे उसको। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रेगुलेट्स ऑल बैंकिंग फर्म इन इंडिया। जितने भी बैंक है ये जो गवर्न होते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से ही होते हैं। तो it was come into force on 16th March 1949. It was changed to Banking Regulation Act 1949 from March 1966. पहले ये जो एक्ट था ना वो
बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, बैंकिंग कंपनी एक्ट था, लेकिन ये बाद में ये चेंज होकर के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया। ठीक है, द एक्ट वाज अमेंडेड इन 1959 में। क्यों? उसमें एक्ट को अमेंड कर करके कोऑपरेटिव बैंक, वहां पे चैलेंज आया कि कोऑपरेटिव बैंक को तो कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई भी है ही नहीं, उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसमें तो ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जबकि ज्यादा कोऑपरेटिव रूरल सेगमेंट में ज्यादा काम कर रहे थे। तो वहां पे जमींदार लोगों का, वहां पे जितने भी कॉर्पोरेट लोगों का ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा था। तो वो एक तरह की मोनोपोली चल रही थी वहां पे। तो ये डिसीजन ये लिया गया कि 1956 में कि इसको भी अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको भी इंक्लूड किया गया। तो 1956 में कोऑपरेटिव बैंक को इंक्लूड किया गया। इसमें जो आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स हैं आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्ट। ये दो को हटा दिया गया था, एक्सेप्शन है इसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। सी रिजर्व बैंक अगर आप देखोगे तो रिजर्व बैंक जैसे फंक्शन करता है, उसमें फंक्शन करने के लिए एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। अब उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होते हैं, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी डिप्यूटी गवर्नर आर देयर इन आरबीआई? सो योर आंसर योर ऑप्शन विल बी 4 5 3 2 लाइक दैट। तो जो सेंट्रल बोर्ड का ये चेयरमैन होता है, वो होता है हेड गवर्नर होता है, राइट। हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड रीजनल बोर्ड इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ये रीजनल बोर्ड जो है वो ये 4 मेट्रोज में है और हेडक्वार्टर इनका मुंबई में। द रिजर्व बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ करेंसी इन इंडिया। जितनी भी करेंसी इशू होती है वो इसका सोल अथॉरिटी आरबीआई है। आरबीआई इशू नोट डिफरेंट डिनोमिनेशन टू फ्रॉम ₹2 to 10,000। अच्छा, आप एक बात बताओ, क्या आरबीआई 7,000 का नोट इशू कर सकती है? कर सकते हैं। 9,500 का नोट इशू कर सकती है? 10,000 के अंदर शायद कर सकते हैं। वेरी गुड, ये 10,000 के अंदर कोई भी डिनोमिनेशन का नोट इशू कर सकती है, फ्रॉम ₹2 to 10,000। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 20 ऑफ द आरबीआई एक्ट, नॉट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेक्शन 20 of the RBI Act says the central government, RBI will be the banker to the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी स्कीम्स आते हैं, जितने भी पैसे आते हैं, टैक्स आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आते हैं, वो आरबीआई के पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो किसी बैंक में अकाउंट मेंटेन नहीं करता, बल्कि आरबीआई जो है उसके बिहाफ में एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ में काम करता है और उसके लिए बैंकिंग करता है। सेंट्रल बैंकिंग का जितना भी फंडिंग होता है, चाहे किसी भी तरह का डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो सारे का हिसाब वो आरबीआई रखता है। और ये उसको ये जो इम्पावर्ड होता है वो सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट से होता है। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि पूछेगा कि जो सेक्शन 20 है वो क्या डिफाइन करता है। उसी तरह सेक्शन 20 में 20 अगर 21 आ जाए तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनका एग्रीमेंट होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स वे एंड मींस ऑफ एडवांसेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए इनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, जो फर्दर सेक्शन 21 में डिफाइन होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आप सेक्शन याद रखोगे। द रिजर्व बैंक इज आ रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इज बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ बीआर एक्ट। आरबीआई एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आरबीआई जो है वो बैंकिंग जितने भी बैंक है उसका रेगुलेटर है। आरबीआई के एक्ट में नहीं लिखा हुआ। आरबीआई को ये पावर कहाँ से मिलता है? बीआर एक्ट से मिलता है। तो बाई वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटर, ये तो हो गया भाई कि आरबीआई तो है सारे बैंकिंग का, बट इसके ऊपर भी है, क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सटेंसिव पावर दिया गया है अंडर आरबीआई एक्ट में। एक्ट में ही बोल दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सर्वोसर्वा है। ठीक है, आइदर डायरेक्टली, अच्छा बीआर एक्ट में भी बोला गया है और आरबीआई एक्ट में भी बोला, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पावर मिला है।
द गवर्नमेंट होल्ड द एंटायर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक, जितना भी कैपिटल है रिजर्व बैंक का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, वो उसी के पास है। इट हैज पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द गवर्नर एंड द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड से चलता है। सेंट्रल बोर्ड में एक गवर्नर होता है, 4 उसके डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो सेंट्रल बोर्ड रन करता है। ये सेंट्रल बोर्ड को कभी भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिमूव कर सकता है, इसमें से बोर्ड को, मेंबर को कभी भी रिमूव कर सकता है। द गवर्नमेंट हैज द पावर टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कोई भी ऑपरेशन को गवर्नमेंट को पावर है कि वो अब जो एज पर, जैसे आपने कहा कि आपको पैसा निकालने नहीं दिया, आप गए ब्रांच में और आप बोले कि नहीं, यू आर बार्ड फ्रॉम विथड्रॉइंग योर मनी, सो यू आस्क अ क्वेश्चन व्हाई, सो यू जस्ट आस्क दिस टू द गवर्नमेंट, and government has a power by virtue of banking regulation act that you are not you are barred from withdrawing money. You cannot claim on the court that yeah I have been barred. क्यों आपने क्यों किया, ये क्यों का जवाब गवर्नमेंट नहीं देगा आपको। उसके बाद देखेगा कि हाँ किस कारण से गवर्नमेंट ने दिया। मतलब एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड ऑन रिमूवल ऑफ मैनेजरियल पर्सन एज पर सेक्शन 10B। आरबीआई किसी को भी जैसे कभी भी रिमूव करता है कि हाँ भाई रिमूव कर देते हैं कोई सीईओ को, किसी भी बैंक के सीईओ को या किसी भी पर्सन को वहाँ उसमें से, तो उसमें से इसमें सेंट्रल बैंक का अप्रूवल चाहिए होगा, ऐसे नहीं कर सकता है। और वो पावर जो देता है वो इम्पावर्ड करता है, वो 10B 35AA ऑफ BR एक्ट। ये जो है ये सेक्शन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पावर्ड करता है कि आपको अप्रूवल देना पड़ेगा रिमूवल के लिए, कोई भी मैनेजरियल पर्सन के लिए, ठीक है। अब यार जो क्लर्क है या फिर बैंक पीओ है उसको हटाने के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, मैनेजरियल मतलब जो सीनियर लेवल पे है। द गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट टू आरबीआई एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कोई बता सकता है कि क्या ये, एनीवन, क्या ये? आप लोग में से कोई भी, चलिए मैं पूछता हूँ, ये आपको क्या पता है बताइए। त्रिशा क्या ये? देखा, हेलो त्रिशा बताओ आप। प्रशांत, मिनल, नहीं पता सर। नहीं पता। मे बी सर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं आरबीआई के थ्रू चैनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है आरबीआई को, या फिर कोई कैपिटल चाहिए अगर गवर्नमेंट को। एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाह रहा था कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग 2018 में कैपिटल का जब कैश लिक्विडिटी को चाहिए था कैश कैपिटल को, तो ये 83 ईयर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया था आरबीआई को कि कैश रिजर्व को आप यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दो लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि एनपीए सारे ज़्यादा हो गए थे, उनको राइट ऑफ करना है, बहुत सारी चीज़ों में स्कीम में पैसे देने हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसमें देने हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ था 83 ईयर्स में। तो ये कौन पावर देता है? ये पावर सेक्शन 7A सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट कर सकता है आरबीआई को, ये याद रखना। गुड। अब आइए ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछे, ये अंडर विच डिपार्टमेंट वर्क्स, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं ये? किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, याद रखना। आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो अंडर डिपार्टमेंट रेवेन्यू में आता है। तो इसका क्या है कि ये जो FIU है ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो नवंबर 2004 में स्टैब्लिश की गई है।
इसका सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग information relating to suspect financial transaction. Okay, a FIUIND, Financial Intelligence Unit, is responsible for coordinating and strengthening effort of national international intelligence investigation information agency. तो अगर आप देखोगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगा नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो एक यूनिट को तैयार किया, एक एजेंसी को। किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। राजेश जरा आप अपना ना म्यूट कर लो। तो ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आप वो क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, डायरेक्टली रिपोर्ट टू, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा आपका मे बी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC, ये किसको रिपोर्ट करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को कौन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट करता है, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, बट इट विल कम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और ये रेगुलेटर एंटिटी नहीं है, किसी को रेगुलेट नहीं करता है, ये बस एक सेंट्रल एजेंसी है जो डेटा कलेक्ट करती है। किस किस तरह का डेटा कलेक्ट करती है तो आप देख लीजिए, इसके जो फंक्शन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, आप बनाते हो ना CTR, किस किस तरह का CTR बनता है बताओ ब्रांच में? CTR रिपोर्ट, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, राइट, रिपोर्ट ऑन परचेज। अच्छा ये देखो, जितनी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इसका भी इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है, FIU के पास। और ये क्रॉस बॉर्डर जो भी वायर के थ्रू जो ट्रांसफर होता है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बैंक इसको शेयर करता है, CTR तो करता ही करता है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी STR हम लोग बनाते हैं ना, कि उसका सबसे ज्यादा है, बहुत नया अकाउंट खुला है, बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, तो वो भी रिपोर्ट इसमें ये सारे डेटा को कलेक्ट करता है। अब ये डेटा का करता क्या है, कलेक्शन तो एक काम हो गया, इस डेटा को ये एनालाइज करता है, एनालाइज करके ये अनकवर्ड पैटर्न चेक करता है, इसकी किस तरह का पैटर्न है, सस्पिशियस कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं लग रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो वो उसको चेक करता है। उसमें सारे इंटेलिजेंस और जितने भी क्वालिफाइड पर्सन रहते हैं, वो ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं कि ये कहीं ऐसा एक तो नहीं है जो एक पैटर्न बन रहा है जिसपे ये मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, उस डेटा को चेक करता है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तो डेटा उसने कलेक्ट किया, दूसरा उसको एनालाइज किया, अब ये डेटा को शेयर भी करता है। तो ये शेयर किसको करता है, नेशनल इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड फॉरेन फाइनेंशियल यूनिट को भी शेयर करता है डेटा। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, और भी इसके जो फंक्शन है वो है एक्ट एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी काम करता है। क्या करता है, सारे डेटा को अपने पास रखता है, जब कभी भी डेटा की जरूरत पड़ती है इसके पास डेटा रहता है, नेशनल डेटाबेस इसके पास है। जितने भी इंफॉर्मेशन आए, वो जितना भी जो अपना प्रिजर्वेशन वाले जो रिकॉर्ड होते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, सारे रिकॉर्ड को ये रखता है। ये यूनिट ये काम करता है, रिपोजिटरी की भी तरह काम करता है। तो जितने भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो गए, उसके रिपोर्ट को रिसीव करके उसको अपने पास सेव करके रखता है। कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट करता है किससे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थ्रू इफेक्टिव नेशनल, रीजनल, ग्लोबल नेटवर्क टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम। ठीक है, और रिसर्च एंड एनालिसिस, इट मॉनिटर्स एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक की एरियाज ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेंड्स, टाइपोलॉजीज एंड डेवलपमेंट्स, ये सारे को एनालाइज करता है, रिसर्च करता है कि कुछ तो है जो हमको दिख नहीं रहा है, कहीं तो कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है,
ये सारे चीज को कर करके ये एनालाइज करके इसको रिसर्च एंड एनालिसिस का भी फंक्शन है इसका। अब ये कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक। कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक में कोऑपरेटिव बैंक जैसा कि हमने बता दिया कि एक फाइनेंशियल यूनिट है जो बिलोंग करती है इसके मेंबर को, और इसके मेंबर जो हैं वो खुद ही ओनर भी हैं और कस्टमर भी एट द सेम टाइम होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी स्पेशली इन रूरल एरिया। ये ज़्यादातर एक्टिव इन रूरल एरिया में होते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक अगर अर्बन एरियाज दे मेनली सर्व टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। अगर अर्बन एरिया में है तो ये बेसिकली ज़्यादातर स्मॉल इंडस्ट्री जो भी होते हैं एमएसएमई और आपके सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर होते हैं उनके लिए ज़्यादा काम करते हैं ये अर्बन एरिया में जो रहते हैं बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। इट regulated by the RBI and NABARD under the BR Act and banking law application to Cooperative Societies Act 1965. Before July 2020, the cooperative banks are controlled under the dual system. पहले dual system में था, स्टेट बैंक भी करेगा और RBI भी करेगा, लेकिन ये ऑर्डिनेंस जब जुलाई 2020 लॉकडाउन के ठीक बाद जब PCB बैंक के लिए हुआ था मुंबई में, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लाया गया था ताकि इसको अंदर लाया जाए आरबीआई के अंदर। पहले डुअल कस्टडी में था, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल था, अब ऐसा नहीं है, चेंज कर दिया गया इसको। रेगुलेशन बाय अदर अथॉरिटी, तो बैंक जो अब रेगुलेशन है, कंट्रोल ऑफ कंपनीज एक्ट भी उस पर एप्लीकेबल है, लेबर लॉ भी उस पर एप्लीकेबल है, सेबी भी है, आईआरडी का भी एप्लीकेबल लॉ है जो रेगुलेट करती है बैंक। गॉट इट? तो ये फर्स्ट चैप्टर था आपका, लेकिन आप अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं कुछ डिस्कस। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है इससे तो आप पूछो। कोई क्वेश्चन है? ये खत्म हो गया चैप्टर? कोई क्वेश्चन? यार मजा नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग पूछते ही नहीं हो क्वेश्चन। मैं नाम लेकर के पुकारने लगूं क्या? बिनल, त्रिशा, आपने तो पढ़ा है ना? सर कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गए हैं? यू गॉट ऑल द थिंग? सर मोस्टली क्लियर हो गया है। मोस्टली क्लियर हो? आप क्वेश्चन पूछा करो ना, कुछ भी पूछा करो, मुझे अच्छा लगेगा बताने में। त्रिशा बताओ आप। प्रशांत, हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं? आगे बढ़े? आगे चलते हैं सर। ओके। सर मनी लॉन्ड्रिंग। क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं समझी आप? मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? यस सर। यस सर। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं समझी आप? ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग आप याद रखिएगा, यहाँ पे अब नहीं बताएंगे, आप इस टॉपिक से बताइए। पर्पस सी एफआईयू यूनिट जो मनी लॉन्ड्रिंग, आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ यहाँ पे। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जो पैसा हम लोग इलीगल पर्पस के लिए, इलीगल क्राइम के लिए जब यूज करते हैं ना, पैसा बैंक को जब यूज करने लगते हैं, see when the bank is started, even if you are using bank for the purpose of drug trafficking, terrorism, तो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर कोई को अगर टेररिज्म करना है, मान लेते हैं कि उसको कोई एक्ट करना है टेररिज्म का या कुछ चलाना है कैंप, उनको फंड चाहिए होगा। फंड कैसे चाहिए होगा?
फंड चाहने के लिए तो उनको पास बैंक चाहिए होगा या हवाला चाहिए, हर चीज कैश से तो नहीं हो सकता, कैश में भी पाबंदी है। तो बैंक को या फिर सबको मान लेते हैं कि वो, अगर आप ऐसे समझो कि अगर कोई टेररिस्ट है जो ऑपरेट कर रहा है किसी कंट्री में, तो उसको सामान लेने के लिए या कोई चीज को प्रोक्यूर करने के लिए अपने स्टाफ को पैसा देने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो जब वो पैसा वो बैंक को यूज करना शुरू कर देता है ना उस पर्पस को, तो उसको हम लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एक 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 ये हो गया। दूसरा, आप अगर टैक्स बचा रहे हो, मान लेते हैं कि आपकी आपके जो आय है, इफ योर इनकम इज सपोज 1 करोड़ एंड यू आर शोइंग दैट योर इनकम इज 10 लाख, तो ये भी एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग है। अब आजकल तो आम हो गया, देखते हो ईडी है ना, ईडी कहीं पे भी छापा मार देता है, बोला मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होगा कि आप टैक्स भी बचा रहे हो, तो टैक्स भी बचा रहे हो, एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग है। या फिर कहीं फॉरेन से पैसा आ रहा है, दूसरी कंट्री से आ रहा है, वो पैसा आ रहा है इंडिया में, किस पर्पज से आ रहा है, ठीक है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग ही उसको बोलते हैं। उसको डिटेल्स में आएगा, चैप्टर हम लोगों के पीपीबी में आएगा, तो उसको हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। Okay. Okay. अच्छा, ये आप देख लो, कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। इसमें ये सेकंड चैप्टर है एलआरबी का, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मोस्टली जैसे कंडीशन फॉर फॉरेन बैंक, इसमें लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी, इसमें लाइसेंस जो देते हैं उसका कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे वो लाइसेंस देता है आरबीआई। तो कंडीशन फॉर फॉरेन बैंक सबसे पहले इसमें, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक कंडीशन ये होना चाहिए कि इफ यू वांट अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई for banking purpose in India and you are a foreign bank, want to incorporate, want to function in India as a bank, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भाई आपका जो कंडीशन है वो आपका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए, तभी आपको हम फॉरेन बैंक का लाइसेंस देंगे। एक दूसरा, कैरिंग ऑफ बैंकिंग बिजनेस बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया विल बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये जो भी आप बिजनेस करोगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। दूसरा, कोई भी लॉ जो है गवर्नमेंट का या फिर उस कंट्री का डिस्क्रिमिनेट नहीं करे यहाँ के बैंकिंग कंपनी से जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। और जो लास्ट है, वो कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ बीआर एक्ट एज एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी। तो जितने भी एप्लीकेबल इसमें क्लॉजेज हैं बीआर एक्ट में, आप उस प्रोविजन पे उसको आप कंप्लाई कर रहे हो तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। ये 4 मेजर कंडीशन है फॉरेन बैंक को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कंडीशन फॉर लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक का नाम सुना है कभी आपने? लैब बोलते हैं, लैब्स। लोकल बैंक जो है उसका देखिए आप, ये एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, ठीक है। इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो बोला गया वो 5 करोड़ होना चाहिए। ये 1996 में कॉन्सेप्ट आया, जब उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अपने बजट वाले भाषण में बोला कि हम लोग एक लोकल एरिया बैंक खोलेंगे। लोकल एरिया बैंक में हम लोग की रिचेबिलिटी रूरल सेगमेंट में ज्यादा होनी चाहिए, वहां पे नहीं होता। लोकल अगर एरिया बैंक जो जिनकी रिचेबिलिटी 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, मतलब जहां अगर मान लेते आप किसी स्टेट में हो, स्टेट कैपिटल में हो, तो उनके अगल बगल में नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका प्रेजेंस है, तो वैसे कॉन्सेप्ट पे लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट आया। उस टाइम में एप्लीकेशन तो 227 आए थे आरबीआई के पास। फिर बाद में इन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट आया जिसमें उनको पेड अप कैपिटल से लेकर के सब कुछ करके सारे लोग को रिजेक्ट करके 10 ही बचे। 10 में से भी उसमें कुछ और क्लॉज आ गए, तो बाद में 5 बैंक को ही लैब का सर्टिफिकेट मिला जो ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें से एक अभी बंद हो गया, 4 स्टिल अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट एंड गवर्न्ड बाय द बीआर एक्ट 1949 एंड 1934. Local area bank are registered as a public limited company under the Companies Act. Condition for small finance bank, अभी आपने सुना होगा बंधन बैंक, एयू बैंक, और क्या आ गया, जेना बैंक है ना, जेना लक्ष्मी बैंक। तो वो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये रजिस्टर्ड है एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट।
ओके, लाइसेंस अंडर सेक्शन 22, जब भी लाइसेंस की बात आएगी बीआर एक्ट में सेक्शन 22 याद रखना, ठीक है। गवर्न बीआर एक्ट एंड आरबीआई एक्ट दोनों एप्लीकेबल है इनके में। इंटेंड टू फंड द फाइनेंशियल नीड ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शन थ्रू बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इनका क्या कॉन्सेप्ट है ना कि आरबीआई लाइसेंस एक ही चीज पे दिया है। पहला तो आपका जो पेड अप कैपिटल है वो आपका 200 करोड़ होना चाहिए, और 1/4 जो ब्रांच आप जो भी खोलेंगे वो आपका एकदम बिल्कुल रिमोट एरिया में होना चाहिए। ये जब खुला तो ये 200 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और आपका 1/4 जो भी ब्रांच है, हर चौथा ब्रांच, जैसे आपने 1 2 3 4 ब्रांच खोला, हर चौथा ब्रांच इसमें से एक जो रिमोट लोकेशन में होगा, रूरल एरिया में। तो इट इज मैंडेटरी फॉर स्मॉल बैंक टू सेट अप एटलीस्ट 25% ऑफ इट्स ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रिमोट एंड रूरल एरिया, तभी आपको मिलेगा। ये कंडीशन करके दिया गया। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, आरबीआई कैंसिल भी कर सकता है, जिस तरह वो लाइसेंस दे भी सकता है तो कैंसिल भी कर सकता है। वो इम्पावर्ड करता है सेक्शन 22 में, जिस तरह से लाइसेंस देता है ना, सब सेक्शन 4 जो बताता है कि क्या प्रोविजन है कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस के। तो उसमें है कि कंपनी जो है, कोई भी बैंकिंग कंपनी स्टॉप कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, अगर काम करना इंडिया में बंद कर दे तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन इम्पोज अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ऑफ बीआर एक्ट, ठीक है। कंपनी कोई कंप्लायंस है जो कंप्लायंस नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन पे इम्पोज कर करके कैंसिल हो सकता है। द कंपनी डज नॉट फुलफिल कंडीशन रेफर टू सेक्शन 22 सब सेक्शन 3 और 3A ऑफ द बीआर एक्ट। ये कंडीशन अगर नहीं होता है तो आरबीआई उसका कैंसिल कर सकता है लाइसेंस। A banking company whose license is cancelled can appeal to the central government within the period of 30 days from the date of rejecting the license। ये जो 30 डेज है याद रखना, कभी भी क्वेश्चंस आएंगे जेआरबी में, ये पूछे जाएंगे कि आरबीआई ने अगर कोई भी चीज किया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने दिन का है वो प्रोविजन वो अप्लाई कर सकती है। तो हर केस में वो 30 डेज ही है, ये यूनिवर्सल है ऑलमोस्ट। ये 30 डेज है, ये 30 डेज को में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लेते ये उसने लगा कि इनजस्टिस हुआ है, आप मेरा कैंसिल करती हो, तो बैंक कैन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो इसी तरह अगर मान लेते हैं कि कोई सीईओ को रिमूव कर दिया है आरबीआई ने, तो वहां पर भी वो बैंक है वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कर सकता है, अपील कर सकता है, लेकिन विद इन 30 डेज। तो हर जगह यूनिवर्सल ये 30 डेज आता ही है, तो याद रखना है इसको 30 डेज। अभी तक हम लोगों ने बैंकिंग लाइसेंस के बारे में बात किया था, अभी क्या है कि ब्रांच लाइसेंसिंग के बाद की बात कीजिए। बैंक का तो लाइसेंस मिल गया, अब भाई लाइसेंस तो मिल गया, मुझे सेक्शन 22 ने लाइसेंस दे दिया। अब आइए सेक्शन 23 में ये क्या बोलता है। ये सेक्शन बोलता है आपको कि अगर आपको कभी भी जैसे बैंकिंग कंपनी नीड प्रायर, आपको पहले से इंफॉर्मेशन चाहिए और परमिशन चाहिए होगा आरबीआई से, किस लिए भाई, न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस और चेंजिंग लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस। सपोज ऑलरेडी कहीं पे है और उसको आप चेंज कर रहे हो, बट विद इन द सेम सिटी में कोई दूसरे सिटी में ब्रांच को चेंज कर रहे हो या न्यू आपको ब्रांच खोलना है, तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 23। The permission is not required on changing location of existing place of business within the same city or town or village। एक ही सिटी में है, एक ही विलेज में, एक ही टाउन में, तो उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। सपोज करो आपका ब्रांच शिफ्ट कर गया, मतलब आपका एग्रीमेंट था वो लैंडलॉर्ड से, वो एक्सपायर कर, लीज एग्रीमेंट एक्सपायर्ड कर गया, तो आप दूसरे सेक्टर, या फिर प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लगता है फुटफॉल कम आ रहा है कस्टमर का, तो वैसे कंडीशन में अगर वो चेंज करता है विद इन द सिटी, तो उसको आरबीआई से कोई परमिशन नहीं देता। बैंक कैन सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर न्यू ब्रांचेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और एटीएम। अगर आपको एटीएम खोलना है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलना है, आप ऐसे नहीं खोल सकते हैं, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और ये साल में एक बार ही लेना है आपको। एक साल में, ऐसा नहीं कि अभी ले लिया फिर ले लिया, एक साल का कोटा होता है, एक बार लेना पड़ेगा, और ये वैलिडिटी भी एक साल की ही होती है। अगर एक साल के अंदर आपने एटीएम नहीं खोला, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं खोला, न्यू ब्रांच नहीं खोला, तो ये एक्सपायर कर जाएगा, फिर से आपको लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस अप्रूव्ड वैलिडिटी इज 1 year बिफोर विच द ब्रांचेस ऑफिस शुड बी ऑपरेशनलाइज्ड।
बिफोर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर न्यू ब्रांच ऑफिस आरबीआई में, अब आरबीआई देखेगा भाई आपकी हालत कैसे, आप नए नए ब्रांच खोल रहे हो बट आपका पेडअप कैपिटल है, आपका कैपिटल एडुकेंसी कैसी है, तो एडुकेसी देखेगा, आपके मैनेजमेंट का, आपका जनरल चार्टर का देख लेगा, और मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा, उसके बाद ही वो सब देख करके ही देगा। लेकिन अगर आरआरबी है तो ये आरबीआई नहीं, ये इट शुड बी रूटेड थ्रू नाबार्ड। क्लियर? अब आइए पेड अप कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन बैंक। The aggregate value of its paid up capital and reserves shall not be less than 15 lakhs. यहाँ पे बोल रहा है कि the aggregate value of paid up capital and reserve shall not be less than 15 lakhs. किसके लिए? फॉरेन बैंक के लिए। याद रखना, if the place of business in the city of Mumbai or Kolkata or both, then 20 lakhs. अगर उसको ब्रांच चाहिए होगा कि भाई मुझे एक ब्रांच खोलना है यहाँ पे, तो ठीक है, एक कंडीशन ये पेड अप कैपिटल आपका 15 लाख होना चाहिए। लेकिन आपको अगर मुंबई में खोलना है, कोई भी फॉरेन बैंक को मुंबई में खोलना है या कोलकाता में खोलना है या फिर दोनों जगह खोलना है, देन आपका पेड अप कैपिटल 20 लाख होना चाहिए। ठीक है, 20% of the profit for each year in respect of business transacted through the branches in India as a disclosed in the profit and loss account has to be deposited with आरबीआई। जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 20% जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में आप करते हो, ये जो है ये आपको हमेशा क्या करना है, आरबीआई के पास आपको रखना है। The central government can exempt any foreign bank from its this requirement on the recommendation of RBI. RBI अगर रिकमेंड करे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नहीं इसको एग्जाम्प्ट कर दीजिए, तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर सकता है। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन बैंक, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप लोग समझ लीजिए। इट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट, द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 lakhs अगर एक स्टेट में है। अच्छा, आप लोग पेड अप कैपिटल समझ रहे हो, पेड अप कैपिटल क्या होता है, और ये 5 lakhs क्यों है ये समझ रहे हो। यहाँ पे आपने देखा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या 200 करोड़ चाहिए पेड अप कैपिटल, और यहाँ पे 5 lakhs आ रहा है, ऐसा क्यों? कोई बताएगा ये? ऐसा क्यों? ये बहुत पुराने रूल्स हैं सर, रिवाइज नहीं हो रखी। रिवाइज नहीं हो, क्यों नहीं हुआ? ये जब रूल बन रहा था ना 1949 में, ये जब रूल बन रहा था तो उस वक्त जो बैंक थे ना, ये उनके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें ही सारे बैंक को ना हम लोग नेशनलाइज किए थे, उन पे एप्लीकेबल थे। तो उस हिसाब से फिर ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद से फिर नेशनलाइज बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं आया, प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट आ गया, स्मॉल बैंक का आ गया, पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आ गया। तो उनके अलग अलग पेड अप कैपिटल है। तो ये उस वक्त के हिसाब से है कि वो जो जब जितनी भी कंपनी थी बैंकिंग कंपनी, उस वक्त उस प्लेस ऑफ बिजनेस में, मतलब जो कंपनी जितनी भी प्राइवेट बैंक थी उसको बोला कि भाई आपको बैंकिंग का लाइसेंस हम लोग देंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल एज ए बैंक, you will be disqualified. If you want license then you have to comply with the requirement. तो उसमें बोला गया कि आपका पेड अप कैपिटल जो है 5 लाख होना चाहिए अगर आप एक स्टेट में काम कर रहे हो। तो अगर आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है मुंबई में है या कोलकाता में है या दोनों जगह है ये, तो फिर आपको 10 लाख का आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए। किसके लिए? किसके लिए? वो इंडियन बैंक के लिए। ठीक है, फिर एक और कंडीशन है कि इफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इज वन स्टेट, एक स्टेट में है अदर देन मुंबई कोलकाता, देन रुपीज 1 लाख प्लस 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। अगर मान लेते हैं कि आपका मुंबई में नहीं है, तो अगर मान लेते हैं उस बैंक का मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, तो 1 लाख रुपया पेड अप कैपिटल चाहिए। और उसके अलावा जितने भी ब्रांचेज हैं जहां पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, तो आपका 10,000 चाहिए plus 25,000 in respect of each place of business situated elsewhere in the state। अगर स्टेट के बाहर है, ये विद इन द स्टेट बोला 10,000 चाहिए। आपका अगर मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, वह एक स्टेट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 10,000 चाहिए हर एक ब्रांच के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टेट के बाहर चाहिए होगा तो देन आपका पेड अप कैपिटल जो है 25,000 रुपया, 25,000 each from each branch in respect of each place of business
situated elsewhere in the state otherwise than in the same district, right? If the place of business in one state is situated in the city of Mumbai, अगर मुंबई में है, कोलकाता में है, तब ये जो पेड अप कैपिटल है वो 5 lakhs plus 25,000 in respect of each place of business situated outside in the city of Mumbai और कोलकाता। 25,000 तो चाहिए होगा दोनों केस में, चाहे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में, अगर मुंबई, इतना याद रखना कि अगर मुंबई और कोलकाता की बात करेगा इंडियन बैंक में तो पेड अप कैपिटल 5 लाख, अगर मुंबई से बाहर है अदर सिटी में तो 1 लाख चाहिए होगा। ए अदर सिटी में है, उसके बाद अदर सिटी में है तो उसका हर एक ब्रांच के लिए 10,000 पेड अप कैपिटल। अगर मान लेते हैं कि वो उनका जो बिजनेस है जो अदर है, मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, अदर स्टेट में, सपोज करो कि वो उत्तर प्रदेश में ब्रांच है और उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी ब्रांचेस है उसके लिए 10,000, लेकिन 10,000 रिक्वायरमेंट है पेड अप कैपिटल का। सपोज करो उस ब्रांच का 10 ब्रांच, तो 10,000 इंटू 5 इंटू 10, 1 लाख पेड अप कैपिटल ये और 1 लाख पेड अप कैपिटल ये। लेकिन अगर बोल रहा है कि नहीं कुछ ब्रांचेस इसका यहाँ बिहार में भी है, तब 4 ब्रांच वहां पर है तो 1 लाख ये चाहिए होगा 4, क्योंकि आपका अदर देन मुंबई एंड कोलकाता है। लेकिन अब एक कंडीशन और आ गया कि मुंबई और कोलकाता में अगर है ब्रांच तो 5 लाख का पेड अप कैपिटल होना चाहिए प्लस 25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी ऑफ मुंबई और कोलकाता। कोलकाता के बाहर चाहिए होगा, और यहाँ पे फिर आपको ईच प्लेस के लिए नहीं चाहिए, 5 लाख आप दीजिए और पूरे आप बिजनेस आप कर सकते। ये बोलता है पेड अप कैपिटल के बारे में BR एक्ट सेक्शन, याद रखना आप ये सेक्शन जब भी आएगा 11(3) तो आप समझ लेना पेड अप पेड अप सब्सक्राइब एंड ऑथराइज कैपिटल। अच्छा ये क्या होता है, क्या कोई बताएगा क्या? पेड अप कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? सर पेड अप सर जो बैंक जब बना रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनका जो इन्फ्यूज मनी है, कैपिटल है, उसको पेड अप कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब कैपिटल सर शेयर्स हो जाते हैं अगर वो पब्लिक में निकालते हैं तो। कैसे सर इसका आइडिया नहीं है। देखो ऐसे समझो कि ये कोई प्रमोटर है, ठीक है, इसको एक बैंक खोलना है, ठीक है, एक कंपनी खोलनी है, बैंक खोलनी है, आप ऐसे बोल दो। तो ये मान लेते ABC है, ठीक है, ये ABC खोलना है तो इसको ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ROC के पास, ठीक है, ROC के पास जाएगा, बोलेगा भाई मुझे ऐसा है कि एक बैंक खोलना है। तो बोला ठीक है बैंक खोलना है, तो आप एक बात बताओ कि आपके पास ये कंपनी खोलनी है तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, आपके पास कितना कैपिटल है? तो ये बोला मेरे पास 10 लाख है, ठीक है। अब इस 10 लाख को, तो बोला ये 10 लाख है ना, तुम एक काम करो, तुम एक पेपर बनाओ जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें ये मेंशन करो ये 10 लाख आपका कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो 10 लाख जो लिखा गया ना, ये बिजनेस जो स्टार्ट किया, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, राइट। अब ये जो 10 लाख आ गया, ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अब क्या है कि जब आपका ये कंपनी आपकी बन गई, आपने 10 लाख से शुरू किया, अब आपको पब्लिक से पैसा चाहिए, ठीक है, पब्लिक से पैसा चाहिए होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो 10 लाख का बकेट है आपका, जो 10 लाख का लिमिट है, तो 10 लाख का है, तो ये 10 लाख आपका पैसे के फॉर्म में नहीं है, ये इक्विटी के फॉर्म में होता है, शेयर के फॉर्म में होता है। सपोज करो कि आपके पास 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, ठीक है, इनका वैल्यू कितना है, हर एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज, तो 10 लाख हो गया। इसमें से आपने बोला कि नहीं मुझे ना पब्लिक से पैसे चाहिए होंगे, एक सेकंड,
ये आपने बोला कि ये पब्लिक से मुझे पैसे चाहिए होंगे। सर आप म्यूट पे हैं। नाउ am I audible now? यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये 10 लाख तो आपके ऑथराइज कैपिटल हो गया। अब आपको क्या चाहिए? बोले कि भाई ऐसा है कि मुझे ये 10 लाख में से आपने 10,000 शेयर हैं, ठीक है। तो आपने बोला क्या कि ये 10,000 शेयर्स हैं, इसमें मुझे पब्लिक से पैसे चाहिए होंगे। तो अब ये 10,000 आप ऐसे समझो कि 10,000 शेयर हैं, ये बकेट है आपका 10,000 का। आप एक बार में तो खाली नहीं कर दोगे कि सबका पैसा हो जाए। अब एक चीज और समझ लो कि आपने क्या किया कि पब्लिक से पैसा चाहिए आपको। आपने बोला कि मेरे पास यार शेयर हैं, 10,000 शेयर है, एक का वैल्यू 10 रुपीज है, तो आप पैसा लगाइए मेरी कंपनी में। तो बोला ठीक है। तो आपने एक एलोकेशन कर दिया कि भाई ऐसा है कि हम 5 लाख का शेयर हम निकालेंगे और 5 लाख जो शेयर है हमारे पास वो हम अपने पास अभी रखेंगे, अभी इसको नहीं देंगे। तो इस 5 लाख शेयर का जब अलॉटमेंट आप करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर। ये आपने इशूड किया। कभी भी इशूड जो है कभी भी ग्रेटर देन ऑथराइज कैपिटल नहीं हो सकता है। अगर ये है तो फिर आप देखिएगा, आप एलआरबी में लास्ट चैप्टर में जब कंपनीज एक्ट पढ़ाएंगे उसमें आएगा अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स आपके पास 10 की कैपेसिटी है, आप 12 लाख आप कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इशूड कर सकते हैं? इम्पॉसिबल वाली बात है। तब यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इशूड कैपिटल। अब जो इशूड हुए हैं इसमें से, तो अब सपोज करो कि आपने यहाँ 5 लाख तो इशूड कर दिए। अब इस 5 लाख में सब बोले कि अब यहाँ पे 10 लोग हैं, ये मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, ठीक है। तो पता चला कि इसमें से 4 लाख लोगों ने बोला कि मैं लूंगा इसको। फिर वही 4 लाख हो गए सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसमें से क्या हुआ कि आपने एस्बा वगैरह तो देखा ही है, एस्बा तो आते ही आपने। उसमें क्या हुआ, हाँ ये इसमें क्या हुआ, ये 3 लोग से ही पैसा है। पेमेंट कितना आया? पेमेंट 3 लोग से आया। तो सपोज करो ये 4 लाख का तो किया, पेमेंट 3 लोग से आया, 3 ही लाख आया। ये 3 लाख आया। ये जो 3 लाख आया ये हमारा एक्चुअल में जो पैसा रिसीव किया वो पेड अप कैपिटल। समझ में आया? क्लियर? कोई क्वेश्चन? सर जो 1 लाख है वो वापस ऑथराइज ये वापस से इशूड में चला गया या ऑथराइज कैपिटल में चला गया, इसको हम बाद में इशू करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये कॉल्ड अप कैपिटल। ये हमने बस बाद में बोला कि नहीं यार ऐसा है कि ये कॉल्ड अप कैपिटल है, ये वापस से आ गया, इसको बाद में इशू करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पेड अप पढ़ना है, सब्सक्राइब पढ़ना, ऑथराइज पढ़ना, ठीक है। बाकी इशूड नहीं पढ़ना है, कॉल्ड अप नहीं करना। वो जब आएगा कंपनी एक्स में तो उसको पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि the subscribed capital of the company is not less than 1/2 of the authorized capital. 1/2 कितना हो गया? 1/2 कितना होता है? 50% ना, 50%, 1/2, 2/2 यानी 50%। तो 50% आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल है, जितने सब्सक्रिप्शन आए आपके पास, वो इट शुड नॉट बी लेस देन 1/2 द ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। कि कम से कम मैंने जितना भी हो, अगर मान लेते हैं कि 10 लाख है, उसमें से आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 50% से लेस नहीं होना चाहिए। एक चीज, द पेड अप कैपिटल इज नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। आपने सब्सक्रिप्शन तो 5 लाख का दिया, इसका 2.5 लाख तो 2.5 लाख से नीचे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। If the capital is increased, the requirement has to be complied with 2 years as allowed by RBI. अगर आपको कैपिटल इंक्रीज करना है, जैसे ऑथराइज कैपिटल 10 की जगह 15 करना है, तो आरबीआई से आप परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 2 साल के अंदर आपको अलाउड कर सकते हैं। बैंक आर परमिटेड टू इशू क्विक इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी होते हैं, एक कॉमन शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। कॉमन शेयर में इक्विटी हो गए,
आप किसी को भी पैसा देंगे या फिर शेयर देंगे ना, तो इक्विटी के थ्रू देंगे या प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस में क्या हो गया कि इसमें क्या होता है ना कि डिविडेंड आप सबसे पहले प्रायोरिटी इसको ही देते हैं। जैसे क्या होता है, जो आम शेयर होल्डर होता है ना, उसको आप क्या करते हैं, जितना भी कैपिटल एक्सपेंसेस है सब कुछ अगर आपने काटने के बाद आप डिविडेंड देते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि डिविडेंड सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को दिया जाता है। ठीक है, ये इसको मतलब नहीं आपका नुकसान हुआ फायदा हुआ, बस मुझे फिक्स चाहिए यार, इतना चाहिए होगा। चलिए, शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज, वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर। कोई भी शेयर सर होल्डर, कॉमन शेयर बता सकते हैं एक बार, कॉमन शेयर क्या होते हैं? कॉमन शेयर इक्विटी शेयर हो गया ना। कॉमन शेयर इज इक्विटी शेयर, जो कॉमन हम लोग को जो लिस्टिंग होती है कॉमन शेयर है वो, अच्छा, कॉमन शेयर है। इसका अभी आएगा जब कंपनीज एक्ट पर आएंगे ना हम लोग, मॉड्यूल डी में, तो डिटेल्स में बताएंगे सारे को फिर से। ऑथराइज वगैरह ये बार बार आएगा, आपका ऑथराइज है, सब्सक्राइब है, पेड अप है, ये बार बार आएगा। तो इसका तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। स्टूडेंट को जब क्वेश्चन आता है ना, दे फाइंड द क्वेश्चन व्हेनेवर दे फाइंड दैट देयर पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल, दे गेट कंफ्यूज्ड व्हाट काइंड ऑफ है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब सर कैपिटल। क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया सारा। आज क्लियर हो गया। इसको हम फिर से बताएंगे, लेकिन याद रखना इसको मॉड्यूल डी में बताएंगे हम लोग। अल्ट्रा वायर्स पर आएंगे ना तब इसको हम क्लियरली बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। शेयर, यार देखो एक चीज है कि हम लोग का जो टाइमिंग है, एक एक प्रॉब्लम क्या है, रुको मैं बता देता हूँ। पहले ये चैप्टर खत्म करते हैं जल्दी सा, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर, सेक्शन 12B। 11 में क्या था, 11 में क्या था, याद है? 11 में क्या था, पेड अप कैपिटल। और हमारा 13 क्या, 12 क्या बोल रहा है, 12 बोल रहा है क्या, 12B वोटिंग राइट। इसमें बोल रहा है कि जो शेयर होल्डर है ना, जिनके पास 10% से भी ज्यादा शेयर है, वो अपना वोटिंग राइट 10% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते एट एनी सर्कमस्टांसेस। नो शेयर होल्डर कैन एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ the share held in excess of 10% of the total voting right of the shareholder. ठीक है, acknowledgement by our Reserve Bank, the bank shall not transfer the share without receiving Reserve Bank acknowledgement. कभी भी बैंक कोई शेयर को ट्रांसफर नहीं करेगा बिना आरबीआई के अप्रूवल के। रिपोर्ट ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न, लोग देखते हैं ना जब भी अगर कोई अकाउंट खोलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देते हैं ना कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न करंट अकाउंट खोलते हैं, तो शेयर होल्डिंग में देखते हैं बैंक मस्ट शेयर होल्डिंग ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन का जो है वो शेयर होल्डिंग कितना है वो चेक करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर का कितना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कितना, दैट नीड टू बी डिस्क्लोज बिफोर आरबीआई। कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, सेक्शन 13 बोलता है। 12 में क्या था हम लोग का, वोटिंग राइट था। 11 में क्या था, 11 में क्या था, पेड अप कैपिटल था। 12 में क्या था, वोटिंग राइट था। 13 क्या बोलता है, कमीशन बोलता है। ठीक है, तो ये कमीशन, आरबीआई एक्ट इम्पोज अ सीलिंग ऑन कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एंड रेम्यूनरेशन ऑन द सेल ऑफ द शेयर ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। ये कमीशन में ये एक सीलिंग फिक्स इम्पोज करता है कि इतना आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते। द पेमेंट ऑन द अकाउंट इन एनी फॉर्म शुड नॉट एक्सीड 2.5% ऑफ द पेड अप कैपिटल वैल्यू ऑफ द शेयर। अब अगर मान लेते पेड अप कैपिटल हमारा 2.5 लाख का ही आया था वहां पे, तो आप 2.5% से ज्यादा आप क्या डिविडेंड नहीं दे सकते हो किसी भी कीमत पे। तो डिविडेंड इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, इससे कम दे दो, इससे ज्यादा नहीं दे। मान लो शेयर होल्डर को खुश करने के लिए देते कि थोड़ा और पैसा देंगे, नहीं, आप पेड अप कैपिटल जितना है उसका आप 2.5% ही दे सकते हो। डिविडेंड, नो डिविडेंड, अच्छा जितने भी जैसे बोलते हैं ना, खर्चा काटने के बाद जो पैसा बच जाता है उसके बाद ही डिविडेंड आएगा। अभी भाई मेरा मान लेते हैं टोटल जो एक्सपेंसेस था, मान लेते हैं ये बैंक है मेरा, इस बैंक का टोटल जितना इनकम है वो इनकम मान लेते हैं 10 लाख है, और जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस है 9.5 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। ठीक है, ये 50,000 है। तो ये जो बोल रहा है कि डिविडेंड है ना, वो कभी भी इस पे नहीं देना है, डिविडेंड हमेशा इस पे देना है। समझ में आया कि कैपिटलाइज एक्सपेंसेस जो भी है वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ होगा तभी आप डिविडेंड देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। क्लियर?
सेक्शन 15 क्वालिफिकेशन, ये 10A बताता है क्वालिफिकेशन किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बताता है। इसमें जो भी बोलता है कि एटलीस्ट 51% of the total number of member of the board of the director shall have a special knowledge or practical experience the following matter: accountancy हो, agriculture and rural economy, banking, cooperation, economics, finance, law, small scale industry, ये सारे चीजें एटलीस्ट 51% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर को होना चाहिए। और यहाँ पे एक और क्लॉज है कि देयर शुड बी एटलीस्ट टू, कम से कम 2 डायरेक्टर ऐसे हों जिनको स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किसका, रूरल इकोनॉमी और कोऑपरेशन का और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। कम से कम 2 डायरेक्टर, मतलब ये 51% में से इसमें बोल रहा है कि आप कम से कम 2 डायरेक्टर ऐसे हों जो इनको ये नॉलेज होना चाहिए, किसका, स्पेशल और नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रूरल इकोनॉमी का और कोऑपरेशन का और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, जहां किसी कंपनी में 20% या उससे भी अधिक आपका स्टेक है। तो डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी शैल नॉट हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन एनी कंपनी और फर्म व्हिच कैरीज एनी ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री शुड नॉट बी a small scale industry concern. क्लियर। पीरियड ऑफ ऑफिस, तो डायरेक्टर का जो पीरियड ऑफ ऑफिस है वो दैट शैल नॉट बी होल्ड मोर देन 8 years कंटिन्यूअसली। बाद में रीइलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। एक बार हो गया, बाद में दूसरा कोई आया, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चेयरमैन और फुल टाइम डायरेक्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रिस्ट्रिक्शन। ये आपका चेयरमैन जो है और होल टाइम डायरेक्टर है, ये एग्जेम्प्टेड है दिस रिस्ट्रिक्शन से, ये ऐसा नहीं हो सकता। एनी रिमूव चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर कैनॉट बी रीअपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। आरबीआई ने किसी को रिमूव कर दिया, चेयरमैन को, होल टाइम डायरेक्टर को, वो 4 साल के लिए बार्ड हो जाता है, उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से। ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आरबीआई बोलता है रिकंस्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। ये सेक्शन 10A सब सेक्शन 3 बताता है कि कंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड कैन बी डन इफ द सेम इज नॉट एज पर सेक्शन 10A। अगर मान लेते कोई बोर्ड बन गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक फोरम तैयार हुई और वो इट इज नॉट एज पर द सेक्शन 10A, तो उसको रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो द रिटायरमेंट, और एक सिचुएशन ये भी है कि द रिटायरमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर फॉर द कंस्टिट्यूशन पर्पज शुड बी डन इन लॉट। तो आप एक चीज और भी है क्या इसमें कि आप अचानक से सारे को रिकंस्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, एक लॉट बनाना पड़ेगा। कि मान लेते हैं कि अगर 10 आदमी हैं, अगर 10 डायरेक्टर हैं, तो चलो 3 अभी कर देते हैं, फिर 3 ऐसे करते हैं, फिर 3 ऐसे करते हैं, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। तो वैसे करके लॉट में करना है, और वो भी जो प्रिस्क्राइब मैनर होगा। द डिसीजन शुड बी बाइंडिंग ऑन एवरी डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड। जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा सारे डायरेक्टर पे। The Reserve Bank may order a bank to reconstitute the board if the same is not as per the guideline. कभी भी आरबीआई हस्तक्षेप कर सकता है और रिकंस्टिट्यूट कर सकता है अगर उसको लगता है कि एज पर सेक्शन 10A नहीं है। If the bank does not fulfill the order within the period of 2 months, RBI may remove any director. अगर लगता है कि 2 महीने के अंदर मैंने बोला, आरबीआई ने बोला और नहीं हुआ, तो रिमूव कर सकता है किसी को भी, डायरेक्टर को या डायरेक्टर्स को। द रिजर्व बैंक मे अपॉइंट न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द पर्सन रिमूव्ड एंड शी विल कंटिन्यू द ऑफिस अंटिल द डेट अप टू विच द हिज प्रीसेसर वुड हैव हेल्ड ऑफिस। मतलब मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो थे, इनका 5 साल का टेन्योर था और 2 साल 6 महीने में इनको निकाल दिया आरबीआई। तो अब जो दूसरा अपॉइंट किया जाएगा, इसका जो टेन्योर होगा उसका कितना होगा, अगर 5 साल का है तो 2 साल 6 महीने इसका भी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसको अंटिल द डेट अप टू विच द हिज प्रीसेसर वुड हैव हेल्ड ऑफिस। अगर उतना दिन तक 5 साल तक तो ये उतना जितना रिमेनिंग पीरियड है वो कंटिन्यू करेगा, जिसको भी न्यूली अपॉइंट करेगा उस जगह पर रिमूवल के बाद, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर, ये होल टाइम डायरेक्टर अब 10B में, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका पूरा डिटेल्स। इसमें 2-3 चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ
कि इसमें ऑफिस जो पीरियड है वो 5 इयर्स है, ठीक है, और ये इसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, री इलेक्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये वाला जो चेयरमैन ऑफ बैंकिंग कंपनीज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें एक बार कुछ खास नहीं है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। क्वालिफिकेशन, अगेन क्वालिफिकेशन ऑफ द होल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। द होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर शुड हैव स्पेशल नॉलेज। ये वैसे ही है सेम, आपको अगर आप देखेंगे ना तो वो सेम रहेगा। इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरा कवर करना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसमें से आप पढ़ लो, कोई क्वेरी होगा तो मुझसे पूछ लेना। इसमें रिमूवल, RBI may remove unfit chairman or managing director and appoint a suitable person। किसी को भी रिमूव कर सकता है अगर लगता है कि नहीं वो कैपेबल is or she is not capable enough to manage the bank or cannot run bank if she continues as a director। So before removing any chairman or managing director, RBI has to give a reasonable opportunity of the being heard। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको रिमूव कर दिया, RBI will give you an opportunity, तो आप अपने बात को रख सकते हैं। अगर बैंकिंग हैज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर विद इन 2 मंथ, अगर RBI ने जो डिसीजन दिया वो 2 महीने के अंदर आपको वो कंप्लाई करना है। अगर रिमूवल हुआ या कुछ ठीक करने के लिए गया तो वो आपको कंप्लायंस आपको 2 महीने के अंदर कंप्लाइड करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुटेबल पर्सन बाय RBI कैन कंटिन्यू इन ऑफिस फॉर द रेसिडुअल पीरियड ऑफ द पर्सन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। सेम, जितना भी बचा रहेगा उतना ही करना है। द बैंकिंग कंपनी में अपील टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट द RBI। देखो फिर से है ना, गवर्नमेंट को 30 डेज में आ गया ना, ये हर जगह 30 डेज आएगा, तो याद रखना जब भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी अपील RBI के खिलाफ करते हैं हम लोग, तो उसका जो पीरियड है वो विद इन 30 डेज है। आमतौर पे 30 डेज रहता है, कोर्ट में भी तो 30 डेज ही देता है। टेम्परेरी वैकेंसीज, सेक्शन 10B सब सेक्शन 8। इन केस द होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डाइज और रिजाइन, अगर मान लेते अचानक से रिजाइन दे दिया या कोई का डेथ हो गया, तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कैन बी मेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ ओनली। याद रखना, जहाँ टेम्परेरी डायरेक्टर का आएगा, जहाँ पे डाइज अगर सिनेरियो दे देगा आपको, लाइक कि अगर ABC कंपनी है, वहाँ पे एक डायरेक्टर थे, बहुत अच्छा काम करते, 4 साल उन्होंने काम किया, अचानक से ये इतनी लाइबिलिटीज है, घुमाने के लिए देगा, इतनी लाइबिलिटीज थी, इतनी एसेट्स थी, GL साइज था बैंक का, और ये ऐसे था, लेकिन अचानक से इनका डेथ हो गया, तो कितने पीरियड में मतलब RBI का कैन बी मेड फॉर कितने मंथ में RBI का अप्रूवल लगेगा, ऐसा करके, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि इन केस द होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिजाइन और डाइज, तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ, वो भी RBI का अप्रूवल, डेट टू अप्रूवल लेकर के RBI का, ठीक है। क्वालिफिकेशन शेयर्स, द होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय RBI is exempted from the required of holding qualification share। qualification share बोलते क्या, एक मिनिमम होल्डिंग शेयर्स होते हैं कि उतना एक एज ए डायरेक्टर आपको रखना ही है। अगर आप डायरेक्टर है तो आपके पास मिनिमम उतना शेयर होना चाहिए, सपोज करो 5%, 10%, क्योंकि वोटिंग राइट चाहिए होगा, अगर 10% तो उतना शेयर चाहिए होगा। बट इन केस ऑफ होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो RBI उस पर एग्जाम्पशन देता है कि वो आपका नहीं भी रहेगा तो ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। तो दूसरा है ओवरराइड प्रोविजन। द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर लॉ कॉन्ट्रैक्ट। ये RBI जो बोल दिया फाइनल, उसके अलावा कुछ नहीं। एडिशनल डायरेक्टर, ये भी है कि अगर एक एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है, तो रिजर्व बैंक हैज द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ बैंकिंग कंपनीज। पावर है, किसी को भी एडिशनल डायरेक्टर अगर जरूरत है तो डाल सकता है। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय RBI शैल नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन शेयर। यहाँ पर भी दे दिया मिनिमम होल्डिंग जो शेयर होता है रिक्वायरमेंट, वो एडिशनल डायरेक्टर के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। द अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर मे बी फॉर द पीरियड ऑफ 3 years और फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द 3 years। तो आप ऐसे याद रखना कि जब एडिशनल डायरेक्टर की बात आएगी तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा कि उसके जो अपॉइंटमेंट होता है कितने साल के लिए होती है, और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो आ जाएगा आपको 3 years, 5 years, 7 years, none of this, ये कैनॉट बी रीअपॉइंटेड, ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा। तो आपको याद रखना कि जब एडिशनल डायरेक्टर की बात आएगी उसका जो ऑफिस पीरियड का है वो इसमें इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं।
या तो ये आएंगे कि क्वालिफिकेशन शेयर कितना परसेंट रखता है, 10%, 5%, या नन ऑफ द अबव। या एक आएगा कि कितने साल की पीरियड होती है, उनकी ऑफिस की टेन्योर क्या होती है, तो आपके पास आएगा ऑप्शन 3 साल, 5 साल। तो आप याद रखना कि you have to give the answer that the office period for such additional director is 3 years and further it can be extended for the another 3 years। 3 years याद रखना एडिशनल वाले डायरेक्टर में। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये तो ठीक ही है, इसमें पर्सन हु इज नॉट एडजुडिकेटेड हो, इंसॉल्वेंट हो, सस्पेक्टेड पेमेंट कंपाउंडेड विद इस क्रेडिटी, तो हर चीज में रहता है, ये आप देख लेना। क्रिमिनल कोर्ट में उसका कोई बैकग्राउंड मतलब नहीं हो और ग्राउंड ऑफ मोरल टर्पिट्यूड नहीं हो, person whose remuneration is by way of the commission, share is in the profit of company, ये नहीं हो। दूसरा है कि पर्सन और वर्कमैन whose remuneration is excessive, ये वाला ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन आएगा। ये तो आप तो कभी भी आंख बंद करके भी बता दोगे हाँ ये 3 चीजें। ये इसमें से क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि आरबीआई को लगता है कि इसका जो रिम्यूनरेशन है ज्यादा है। मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर है ना, ये सीईओ है या फिर एडिशनल डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर का लगता है कि ये आप जो दे रहे हो ना इसका ज्यादा सैलरी दे रहे हो या फिर आप ज्यादा उसको पे कर रहे हो रिम्यूनरेशन, तो उस वो भी एक केस है हटाने के लिए, हटा सकता है, रिस्ट्रिक्शन कर सकता है एम्प्लॉयमेंट में। फिर बैंक शैल नॉट बी मैनेज बाय डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज नॉट सब्सिडरी ऑफ। अच्छा, बैंक यहाँ पे बोला रिस्ट्रिक्शन है एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोगों को कभी भी हायर नहीं करना चाहिए मैनेज या डायरेक्टर को जो अदर कंपनी में जो सब्सिडरी नहीं है वैसी कंपनी में हायर नहीं कर सकता, और अब डायरेक्टर भी हैं तो वैसे कंपनी में नहीं कर सकते। सब सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट बताता है। डायरेक्टर फॉर टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, एडिशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट बोलता है कि डायरेक्टर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months और सच further period not exceeding 9 months as a reserve bank may allow it exempted from this act। ठीक है, it should not be managed by person who is engaged in any business or vocation and his term of office exceeding 5 years at any time। याद रखना। However, term of office of any such person may be renewed or extended by further period of 5 years, not more than 5 years। तो ये रिस्ट्रिक्शन था। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट के बाद आपका यहाँ पे ये लास्ट है, इसको दिखा देते हैं। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, 30 days अगेन आ गया, आरबीआई के अपील को कर सकते हैं। द पर्सन हु इज रिमूव्ड बाय आरबीआई अंडर दिस एक्ट सीज टू होल्ड ऑफिस नहीं जा सकता। प्रोविजन टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट अफेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ पीरियड ऑफ, ठीक है। तो जिसको भी रिमूव किया है आरबीआई ने, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजमेंट के किसी भी अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो 5 साल तक फिर से डायरेक्टर नहीं बन सकता। कंट्रावेंशन टू द ऑर्डर इज पनिशेबल, फाइन ऑफ ₹250 फॉर ईच डे। ये उस वक्त के लिए था, अभी का चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है। आपके पास जो भी आएगा तो आपको इसी पे जवाब देना है। Appointment of the suitable person, when any person removed by RBI under this act, RBI may appoint a suitable person in his place. Such person's appointment may be for the period of 3 years। किसी को भी अपॉइंटमेंट जैसे मान लेते हैं हटाया, रिमूव किया अंडर दिस एक्ट, आरबीआई में अपॉइंट अ सुटेबल पर्सन। आरबीआई को लगता है कि और आदमी मैं दे देता हूँ, लेकिन जो भी पर्सन को अपॉइंट करेगा वो पीरियड ऑफ 3 years एंड बाकी फिर से 3 साल इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है आरबीआई। ये 2 चैप्टर हो गए, बट एक बार मैं आपसे इंटरेक्ट इसलिए करना, क्वेश्चन आपके पास कुछ है तो बताइए। अब आप ये 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, बट इस तरह से हम लोग पूरा मॉड्यूल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको पढ़ के आना है, आप मुझे टॉपिक बताओगे कि इस टॉपिक में मुझे इशू आ रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें अगर आपके पास वीडियो लेसन्स है, ये कोर्स ही है सेल्फ पेस प्लस लाइव क्लासेस, आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी टॉपिक में होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो ये बताइए कि अभी क्या लगा, आपको टॉपिक जो पढ़ा है आपने, कुछ सीखा आज या कुछ नहीं सीखा, कुछ फीडबैक दीजिए। इससे ज़्यादा आज हम लोग नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ के नहीं आया तो थोड़ा पनिशमेंट आपको भी आज मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशांत बताइए। हाँ सर, 2 चैप्टर तो मैंने पढ़ा था सर, वही वाला डिस्कशन किए हैं आज।
आपके पास कोई डाउट्स नहीं था इसमें? ये पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड वाला था सर, वो तो क्लियर कर दिया। अच्छा, वो उसके कंफ्यूजन था, वेरी गुड। और और तो कोई डाउट नहीं था सर, और तो बाकी सब लिखा हुआ है वही सब पढ़ा था। तो आप जैसे डाउट देखिए, आप भी नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं सीधा। इसको पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग सारे जो चैप्टर के एमसीक्यूज है उसको ही डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास कोई डाउट होगा तो देन एंड देयर ही बता देंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक बार तो आप रिवाइज तो करोगे ही, और आप जब तक पढ़ के नहीं आओगे तो ये पूरा, क्योंकि आप सोच रहे हो अभी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, नाइट से 9 o'clock, तो ये सबके लिए मुश्किल है कवर करना, तो आप लोगों को एक बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़कर आएंगे तभी मतलब उसको डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज मैं अपने अपने से बताऊंगा तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, तो फिर वो फायदा नहीं होगा ना। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वीडियो है, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता हूँ, जो चीजें नहीं, जैसे आपने कहा कि पेड अप कैपिटल के बारे में था, वो मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ। बैंक आरबीआई जो एक्ट है क्यों बना वो मैं बता सकता हूँ, या पे बीआर एक्ट क्यों बनाया गया वो मैं बता सकता हूँ। वो सारी चीजें मैं उसमें इफ बट मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप अगर ऐसे 1 to 1 लाइन करेंगे डिस्कस तो तब तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हिनल, देवेंद्र, रजत, राजेश, त्रिशा, बताइए। सर जो पॉइंट है कि तो ये जो इतने सारे सेक्शन है ना वो याद नहीं होते हर बार, ये याद करो आगे से तो पीछे के भूल जाओ। कुछ ऐसा तरीका है जो उसको मेमोराइज किया जाए? हाँ बिल्कुल आसान तरीका है, आप कैटेगराइज कर लो ना कि ये जो सेक्शन है वो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ेगा चीजों को। अच्छा चलो, मैं नेक्स्ट वाले में ना एक काम करता हूँ, तो ये दिस इज द क्वेरी कि सर मतलब हाउ टू रिमेम्बर ऑल द सेक्शन इन द इजीएस्ट वे, दिस इज द क्वेरी। अब अगर आप यही चीज मुझे पहले बता देते तो मैं कोई ना कोई आपको चीजें बता देता, देखो ये वाला कोई जो या सेक्शन है, तो एक टेबुलर फॉर्म में या सर्कुलेट हो टेबुलर जाता फॉर्म कुछ में आप ऐसा। याद नहीं रख पाओगे। बीइंग अ बैंकर आई डोंट थिंक कि यू विल बी कीप इन माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकली। सो फर्स्ट क्या होता है, बैंक के लिए लाइसेंस चाहिए होगा, तो पहले क्या बैंकिंग होता क्या है, तो बैंकिंग का डेफिनेशन है, ये हमारा सेक्शन 5 या 5B बताता है कि बैंकिंग का डेफिनेशन क्या होता है। तो ये बैंकिंग का डेफिनेशन हुआ। अब बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन 5C बताता है, तो मतलब 5 से शुरू हुआ, चेक विड्रॉवल बाई चेक फंड विड्रॉवल बाई चेक, ये क्या है, ये 49A बैंकिंग रेगुलेशन बताता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर बैंकिंग का जो ब्रांच के लाइसेंसिंग है, बैंक का लाइसेंस है, ब्रांच का लाइसेंस है, तो दो डिफरेंट है। तो ब्रांच का जो लाइसेंस है वो सेक्शन 23 बोलता है, लेकिन बैंक का जो लाइसेंस है वो 22 बोलता है। आई बात समझे, तो वो आपको वैसे याद रखना पड़ेगा सारा सेक्शन, तो वो इजिली रख सकते हैं। अगर आप पहले बोले होते तो मैं कुछ ना कुछ आपको, और आप देखोगे कि आपके जो वीडियो लेसन्स में है या मैंने जो स्लाइड में पढ़ा है वो आपको हेडिंग में ही सेक्शन दे दिया गया ताकि आपको कहीं और नहीं ढूंढना पड़े। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो आपने देखा होगा ना इसमें, देखो यस। कि आप अगर जाओगे, देखो यहाँ पे हेडिंग में है ना, यहाँ पे ये चीजें आपको एक यूनिक चीज मिला, ये हेडिंग में ही दे दिया गया आपको ताकि आपको याद रखो। तो जब आप देखोगे वीडियो तो आप ऐसे ही याद रखोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आप देखो, अभी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, इसमें 3 चैप्टर और हैं। तो ये 3 चैप्टर को या तो हम लोग कल खत्म कर लें, या फिर आप थोड़ा पढ़ लो, अगर पॉसिबल है तो आप कल या परसों जब भी आप टाइम दो, 2 दिन के बाद उसको आप पढ़ के आओ, तो उसका हर एक का मैं सोचता हूँ कि सारे का एमसीक्यू ही डिस्कस कर लेता हूँ, कि जितना आपने बनाया वो हर एक को क्वेश्चन में कि इसका ये ऐसे होता है, वो उससे आपको फायदा होगा कि याद भी रहेगा, और आपको ये भी रहेगा कि आपको पढ़ के आना होगा। यस सर, एमसीक्यू ठीक रहेंगे सर। एमसीक्यूज पे ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ना, ये ये तो चीज आप देख तो लोगे, ऑलरेडी पढ़ है ही लोगे, है। और आपको जैसे इश्यूज समझ में आएगा ना वहाँ पे, तो आप जिस टॉपिक पे ना, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है ये, उसमें लिख देना कि ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी टॉपिक डिस्कशन के लिए आप व्हाट्सएप पे डाल देना कि ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन, मैं नोट बना लूंगा कि त्रिशा का ये डाउट है, विनल का ये डाउट है, रजत का ये डाउट है, प्रशांत का ये डाउट है, वो बैकएंड से जो टीम है वो मुझे दे दीजिए कि ये डाउट है, तो हम लोग सिर्फ उसको डिस्कशन कर लेंगे। उससे क्या होगा, आप भी पढ़ोगे और उस पर्टिकुलर चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू पे डिस्कस करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो कल का सर एक क्लास है। रिक्वेस्ट,
हाँ बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट है सर ये पीडीएफ आप शेयर कर सकते हैं पीपीटी। पीडीएफ देखिए, पीडीएफ के शेयर इसलिए नहीं कर सकते ना कि ये सारी चीजें वीडियो पे है, और ये हम लोग की कंपनी हम लोग को अलाउ नहीं करती कि पीडीएफ शेयर कर। क्योंकि सर वो एक्चुअल में जो स्लाइड्स है ना ऐप में वो थोड़ी ज़्यादा, ये थोड़ा पॉइंट वाइज काफ़ी सही है, सेक्शन आपको जो वाइज पॉइंट्स आप देखोगे ना, आप पॉइंट्स में देखोगे ना, रोक रोक के अगर वीडियो देखोगे तो सेम स्लाइड्स हैं, सेम चीजें हैं, नहीं, बिल्कुल सेम है। डेटा सर उसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा पॉइंट वाइज कम नहीं डेटा यार, है। बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, डेटा सर ज्यादा आपने नहीं है। बताया सेम ही होगा सारा। हाँ सेम ही होगा, क्योंकि ये चीजें अच्छा देखिए। ये अच्छा एक चीज और बताते हैं ना, डेटा ज्यादा नहीं है। आपने मेरा पहला फर्स्ट क्लास वाला वीडियो देखा है क्या? नहीं सर, मैंने अभी परसों ही खरीदा है, मैंने अभी ज्वाइन अच्छा किया सर। आपको एक चीज बताता हूँ रजत, जैसे क्या है ना कि आप जब बुक देखोगे ना, तो बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो उसमें बहुत सारे रिडंडेंट चीजें हैं। रिडंडेंट क्या होता है ना, कि अननेसेसरीली चीजें बहुत सारी उसमें जो आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार ये कहाँ मैं फंस गया हूँ, इतनी सारी चीजें क्यों देख रहे हो। तो इसमें जो आपको जो वीडियो लेसन्स में जो भी चीज दिया हुआ ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके काम की चीज है ना, जिससे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, वही चीज दिया हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ लोगे, सारे एमसीक्यू बना लोगे, कहीं से भी इस टॉपिक में क्वेश्चन रहेगा ना, आप बना लोगे, किसी भी तरह का रहेगा, क्योंकि उसमें से रिडंडेंट चीजों को हटा दिया गया है, और जो काम की चीजें हैं बिल्कुल जिससे क्वेश्चन आता है वही चीज आपको दिया गया है। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ बताइए, क्या करना है तब? कल क्लास लेना या पढ़ने के लिए दे दूं? अरे बताओ, कल क्लास लेना या फिर पढ़ने के लिए दे दूं? क्लास ले लीजिए सर सर फिर। क्लास तो लीजिए सर, मेरे फिर खत्म कैसे होगा सर सारी? नहीं नहीं, कल खत्म खत्म तो मैं कर ही दूंगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा करके आप लोगों को समझ में आए चीजें। अभी मैं चाहता तो मैं पूरा एक मॉड्यूल आपको पढ़ा सकता था फास्ट करके, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। फिर आप क्वेश्चन वो पूछते नहीं हो ना, आप क्वेश्चन पूछते नहीं हो, आपके पास डाउट्स नहीं हो। तो मैं मुझे क्या, मैं आपको एक दिन में मैं पूरी बुक पढ़ा सकता हूँ, एक घंटे में मैं एक चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, एक घंटे में मैं एक टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास तो स्पीड के हिसाब से आपको मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको समझ में ना आना चाहिए ना। आपने ये चीजें लिया है कि जेईई पास करना है, और हम मेरा अपना खुद का ये व्यू है कि आप में से हर एक आदमी, इस ग्रुप का, इस बैच का हर एक आदमी जेईई क्लियर करे। उसके लिए थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप मेरे पास डाउट्स लेकर के आएंगे। जैसे आपने रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर किसी को डाउट है, या फिर आपने जैसे बोला कि